जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो आपको 2025 बिहार बोर्ड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न क्या करा, मीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है। तो अमीटर से हम लोग क्या मापते हैं, तो बताएंगे कि धारा मापते हैं। क्या मापते हैं दोस्तों, धारा। इस तरह से बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की ओर। आप लोग अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। और एक बात और ध्यान रखिएगा दोस्तों, जितने 2025 बिहार बोर्ड के लिए जितने अगर आपके नज़र में जितने लोग तैयारी कर रहे हैं, उन सभी लोगों के पास एक बार वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। देखिए, आप मेहनत करिए, मेहनत पे भरोसा रखिए, किसी पे भरोसा मत रखिए दोस्तों। मेहनत के आगे कुछ नहीं हासिल हो सकता है, तो मेहनत आपका बरकरार होना चाहिए। ध्यान रखिएगा दोस्तों। आज अगर आप लोग 2025 बिहार बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग इस सब का पढ़ा हुआ क्वेश्चन होगा, तो आप लोग ध्यान रखिए और आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर नहीं आता है तो सीख लीजिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न को। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, वह क्या कहलाता है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदलेगा तो विद्युत मोटर होगा, यही अपोजिट रहेगा। यांत्रिक को विद्युत में तो डायनेमो हो जाएगा, समझे दोस्तों। तो इस तरह से बढ़ेंगे तीसरे नंबर प्रश्न को। स्विच लगाए जाते हैं, स्विच किस में लगाया जाता है। तो स्विच हम बताएंगे कि गर्म तार में लगाए जाते हैं। गर्म तार का मतलब होता है मेन लाइन में स्विच लगाया जाता है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा, अम्ल का पीएच मान होता है। अम्ल का पीएच मान क्या होता है दोस्तों, बताइए। अगर आप लोग को पता है तो बताएंगे कि अम्ल का पीएच मान 7 से कम होगा कि 7 से अधिक। तो बोलेंगे 7 से कम जो अम्ल होगा, और 7 से अधिक हो जाएगा जो क्षारीय होगा, जो 7 पे होगा वो उदासीन होगा। समझे दोस्तों, इस तरह से आपको समझना है। इस तरह से बढ़ते हैं अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या। क्रायोलाइट किस धातु का है, उसका बताइए। क्रायोलाइट किस यस्क का धातु है। तो बताएंगे क्रायोलाइट है एल्युमिनियम का। क्या है दोस्तों, एल्युमिनियम का। अब ऑक्साइड भी एल्युमिनियम का है, ध्यान रखना है आपको दोस्तों। इस तरह से बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधों में होती है दोस्तों। किस में होती है, हरे पौधों में। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न को। किसे रासायनिक दूत कहा जाता है, किसे रासायनिक दूत कहा जाता है। तो हम लोग बताएंगे हार्मोन को रासायनिक दूत कहा जाता है दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न के आंसर क्या होगा, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो चिपको आंदोलन जो संबंधित है वो वन संरक्षण से संबंधित है। वन संरक्षण से चिपको आंदोलन संबंधित है दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या होती है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि फोकसांतर और क्या वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध पूछ रहा है, तो F बराबर R/2 होता है। R क्या होता है, 2। तो पहले वक्रता त्रिज्या के संबंध पूछ रहे हैं। यहाँ इस प्रकार है, इसमें नहीं है, तो यहाँ पे कुछ नहीं। तो R में 1 से गुना करेंगे, R बराबर क्या होगा 2 में F से, तो 2F। R बराबर 2F, ऑप्शन नंबर ए ही होगा। इस तरह से बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का आंसर बताइए। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच को कोण को क्या कहते हैं। तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच को कोण को निर्गत कोण कहते हैं। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का आंसर बताइए। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है। उत्तल लेंस पूछ रहा है, तो प्लस पॉइंट होगा। तो बताएंगे हम लोग कि 11 का जो ऑप्शन होगा वो 1 डायोप्टर होगा, क्योंकि मीटर में है तो 1/F होता है सूत्र, लेंस की क्षमता बराबर। तो 1/1 ही डायोप्टर होगा ना। अगर ये सेंटीमीटर में रहेगा दोस्तों, तो 100/F होता है। ध्यान रखिएगा, आपको ध्यान रखने के लिए बोल रहे हैं। अगर सेंटीमीटर जब भी हो तो सेंटीमीटर में 100/F होता है, लेंस की क्षमता बराबर। अगर मीटर में हो तो 1/F होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। इस तरह से बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। समान आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। तो समान आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की जो न्यूनतम दूरी होती है वो हमारा होती है 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है दोस्तों, न्यूनतम दूरी पूछेगा तो 25 सेंटीमीटर, अधिकतम दूरी पूछेगा तो अनंत होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न को। किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो बताएंगे हम कि निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाएगा, अवतल लेंस का। अभी तो जस्ट क्वेश्चन था, दोनों सेम ही था, लेकिन अलग अलग रूप से दिए हुए था। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा, 1 वोल्ट कहलाता है। तो 1 वोल्ट जो कहलाता है ना, 1 जूल प्रति कूलम कहलाता है। क्या, V बराबर W/Q होता है, माने जो कार्य बटे आवेश।
तो 1 जूल प्रति कूलम्ब होगा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? देखिए 2 प्रश्न इससे आएगा, एमीटर और वोल्ट मीटर। आपसे पूछेगा कि कैसे जोड़ा जाता है, तो हमारे पास 2 ही हैं, श्रेणी और समानांतर। तो आमीटर बोलेगा ना दोस्तों, तो आमीटर बोलेगा तो श्रेणी क्रम में, अगर यहाँ पे वोल्ट मीटर बोलता तो समानांतर क्रम में हो जाता है। क्या वोल्ट मीटर जब भी बोलेगा तो पार्श्वबद्ध या समानांतर क्रम में हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, आमीटर को जब भी जोड़ा जाता है परिपथ में तो श्रेणी क्रम में ही जोड़ा जाता है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो हमारा जो इसमें जो देखिए 4 है, आई स्क्वायर इंटू आर है, आई आर स्क्वायर है, भी आई है, भी स्क्वायर बटे आर है। ऐसा कौन सा इसमें पद है जो निरूपित नहीं करती है? तो हम लोग बताएंगे कि आई आर स्क्वायर निरूपित नहीं करती है विद्युत शक्ति का, आई आर स्क्वायर नहीं करता है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न को। 1 कूलम्ब तुल्य है, 1 कूलम्ब किसके तुल्य होता है दोस्तों? तो 1 कूलम्ब 1 एम्पियर गुने 1 सेकेंड के तुल्य होता है। ध्यान रखना है आपको, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 कूलम्ब तुल्य है जो 1 एम्पियर गुने 1 सेकेंड के तुल्य होता है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। किलोवाट घंटा मात्रक है। अभी हम जस्ट पिछले वाले भी वीडियो में बताए थे आपको कि बहुत महत्वपूर्ण होने वाला प्रश्न है, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो बताएंगे हम लोग कि जो है विद्युत ऊर्जा का है। क्या दोस्तों? विद्युत ऊर्जा का है किलोवाट घंटा मात्रक। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न को। 1 विद्युत यूनिट बराबर क्या होता है? 1 विद्युत यूनिट बराबर जो होता है 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। समझे? 1 विद्युत यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न को। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या बताइए? जीवाश्म ईंधन का उदाहरण एक आठ बताइए, तो बताएंगे कि इसमें कोयला है जो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। इसी तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की और अगले प्रश्न का आंसर बताइए आप लोग। गोबर गैस एक प्रकार की क्या है? गोबर गैस एक प्रकार की बायोगैस है। कैसे है दोस्तों? बायोगैस। ऑप्शन नंबर बी होगा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न को। बायोगैस का उत्पादन होता है, तो बायोगैस का जो उत्पादन होता है वो गोबर से होता है। किससे होता है? गोबर से। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न को। बताइए अगले प्रश्न का आंसर आप लोग को अगर पता है तो बताइए। निम्न में कौन सा उत्पाद लेड है जो नाइट्रोजन को गर्म करने पर प्राप्त करता है? लेड होता है, लेड का होता है सूत्र पीबी नाइट्रोजन को गर्म करने पर प्राप्त होता है क्या? तो हम बताएंगे जो प्राप्त होता है NO2 और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका, NO2 और O2। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न को। निम्न में कौन सही है? बताइए क्वेश्चन बोला निम्न में कौन सही है। तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारा जो सही इसमें है वो हम लोग कैसे पता करेंगे। तो हमारा सूत्र होता है क्या? Na2CO3 5H2, Na2CO3 10H2। देखिए ये हमारा सही है क्योंकि हमारा Na2CO3 10H2 हमारा सूत्र होता है। इसी तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न को। लोहा से जिंक के लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। तो लोहा से जिंक लेपित जब करेगा ना तो हमारा कौन सा कहलाएगा? गैल्वेनीकरण कहलाएगा। क्या? गैल्वेनीकरण अभिक्रिया कहलाएगा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा? निम्न में कौन गंधीय सूचक है? तो गंधीय सूचक जो है हमारा शकरकंद है। गंधीय सूचक गंधीय सूचक नहीं है। देखिए ध्यान रखिए, वेनिला गंध देता है, प्याज गंध देता है, लौंग का तेल भी गंध देता है, लेकिन शकरकंद बेचारा गंध नहीं देता है। ये गंधीय सूचक नहीं है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न को। निम्न में कौन द्विक्षारीय अम्ल है? निम्न में से द्विक्षारकीय अम्ल कौन है? तो बताएंगे हमारा द्विक्षारकीय अम्ल H2SO4 होता है। यहाँ से देखिए ध्यान से, H2 सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 ये हमारा अम्ल है, द्विक्षारकीय अम्ल कहलाता है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न। पोटास एलम होते हैं। पोटास एलम क्या कहलाते हैं? तो पोटास एलम एक दिक लवण कहलाता है, एक दिक लवण। ऑप्शन नंबर डी होगा। पोटास एलम एक दिक लवण कहलाता है। ध्यान रखिएगा, ना साधारण लवण कहलाएगा, ना मिश्रित लवण कहलाएगा, ना अम्लीय लवण कहलाएगा, दिक लवण कहलाएगा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न। निम्न में से प्रबल लवण कौन है? निम्न में से प्रबल लवण कौन है? तो प्रबल लवण है जो NaCl है, सोडियम क्लोराइड। साधारण लवण भी बोल सकते हैं ना, तो सोडियम क्लोराइड NaCl का पूरा नाम है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न को। निम्न में से कौन से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा? इसमें बताइए आप लोग क्या है जो सबसे अधिक लवण बनाएगा। 31 का आंसर क्या होगा? तो हम बताएंगे कि H3PO4 जो अधिक लवणीय अम्लीय लवण बनाएगा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए आप लोग। एक विलयन किसी नीले लिटमस को लाल रंग में परिणत कर देता है, तो संभवतः विलयन का pH मान क्या होगा?
लाल रंग मतलब विलेन नीले लिटमस को लाल रंग में कर रहे हैं। तो जब आपको पता है, इस वीडियो में पहले वाला जाकर देख लीजिएगा, जब नीला से लाल करेगा, नीला से क्या कर रहा है, लाल कर रहा है, तो हमारा अम्लीय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अम्लीय कहलाता है, क्योंकि 7 से नीचे में है। देखिए 0 pH स्केल पे 0 से 14 तक होता है, आपको हम बता दे रहे अच्छी तरह से। 7 पे है तो उदासीन होगा, 7 से जैसे नीचे आएगा तो अम्लीय, 7 से ऊपर भागेगा तो क्षारीय होता है। तो बताइए जब नीले से लाल को करता है ना तो अम्लीय कहलाता है। देखिए कोई है 7 से नीचे, तीनों में नहीं, बेचारा 6 पड़ा हुआ तो 6 अम्लीय है। इसी तरह से ऑप्शन डी होगा इसका। इस तरह से बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, और अगले प्रश्न का आंसर बताइए। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 में कितने अबंध बनते हैं, संयोजक बंध बनते हैं? तो हम बताएंगे जो संयोजक बंध होते हैं 7 संयोजक बंध बनते हैं इसमें, आणविक में, C2H6 में। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न को। सबसे कठोर तत्व कौन है? बताइए सबसे कठोर तत्व आपको मालूम होगा कि जो सबसे कठोर तत्व हीरा है। क्या हमारा हीरा? इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अक्रिय तत्व बताइए, अक्रिय तत्व तो आपको पता होगा कि अक्रिय तत्व कौन है इनमें। तो हीलियम हमारा जो अक्रिय वर्ग 18 है ना, वर्ग 18 का हीलियम जो है वो हमारा अक्रिय है। जो वर्ग 17 हैलोजन वर्ग कहलाता है और 18 अक्रिय तत्व कहलाता है। इसी तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो बताएंगे कि तो हमारा जो सहसंयोजक बंधन होता है जो 4 होता है। मीथेन का सूत्र होता है CH4, CH क्या 4 होता है, जो 4 सहसंयोजक बंधन बनाते हैं। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का आकार है जो परमाणु संख्या के आधार पर है। ऑप्शन नंबर डी होगा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या क्या होगी? तो NH3 होता है अमोनिया का। क्या होता है? NH3। नाइट्रोजन का 1, अमोनिया का कितना? 3। तो पहले नाइट्रोजन हाँ तो 1:3 होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? C। और इसका क्या होगा दोस्तों? C होगा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की। इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से जो रोग उत्पन्न होता है वो हमारा क्या कहता है? मधुमेह कहलाता है। क्या कहलाता है? मधुमेह। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है? तो वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है दोस्तों? भौतिक प्रक्रिया है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। ध्यान रखना आपको एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन के लिए हम जाएंगे तो हमारा कौन है इसमें? इंसुलिन है, थायरोक्सिन है, एस्ट्रोजन है, साइटोकाइनिन है। तो साइटोकाइनिन है हमारा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा बताइए। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है? सिनेप्टिक दरार या सिनेप्स। इस ऑप्शन नंबर बी होगा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्न में कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो हम बताएंगे कि मानव में मादा जनन तंत्र का जो भाग नहीं है वो हमारा शुक्रवाहिका नहीं है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। पराग कोश में होते हैं। तो पराग कोश में क्या होते हैं दोस्तों? तो बताएंगे जो पराग कोश में होता है वो परागकण होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा बताइए। द ऑर्गेनिक ऑफ स्पाइसेस नामक पुस्तक किसने लिखी? द ऑर्गेनिक ऑफ स्पाइसेस नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो बताएंगे डार्विन ने लिखा था। किसने? डार्विन ने लिखा था। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न को। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मनुष्य में हमारे 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्न में कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? जलीय आहार श्रृंखला, जल में जो रहता है वो आहार श्रृंखला क्या क्या है बताइए। तो हम बताएंगे शैवाल, जलीय कीट, मछली, ये सब हमारे जलीय है जो आहार श्रृंखला के रूप में आते हैं। कहाँ से जल में आता है? नहीं। बकरी आता है? नहीं। तो जलीय कीट को बताना था। तो जलीय हमारे ये सब है हमारे। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा बताइए। निम्न में किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? तो उपभोक्ता को हम श्रेणी में रखेंगे, उसको जंगली जानवर को रखेंगे। उपभोक्ता की श्रेणी में जंगली जानवर को ही रखा जाएगा, क्योंकि हरे पौधे तो नहीं रहेंगे, नील हरित शैवाल नहीं रहेगा, फूल पौधे नहीं रहेंगे, तो जंगली जानवर ही रहेगा। अगर आपको कैसा लगा वीडियो दोस्तों, आप अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप कितने सही कर पाए हैं ये भी ज़रूर बताइएगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।